ऑफ मास m सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। दो टाइप के फ्रिक्शन है, एक तो ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप के हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा तुम्हें किसी किसी प्रॉब्लम में डील करना पड़ता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम में वही होता है जो कल हमने डिस्कस किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन two bodies when there is no relative motion. There is no relative motion between them. उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है कोई, और उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इज नोन एज। मतलब ये ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक जब तक मोशन में ना आए तब तक जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स तो तब भी है। हम लोगों ने कहा था कि फ्रिक्शन फोर्स तब भी और वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो वो जो फ्रिक्शन है मोशन में आने से पहले तक जो फ्रिक्शन काम करता है, जब बॉडी टेंड्स टू मूव की कंडीशन में रहती है, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स सर आपका माइक म्यूट हो गया। अच्छा अच्छा। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है म्यू एस। एस फॉर स्टैटिक, के फॉर काइनेटिक। अच्छा ये पता मैंने क्या लिखा है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है। ऐसा दिया हुआ तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है, अदरवाइज दोनों ना सेम रहते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि दो अलग अलग फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। अगर एक ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट हुआ है दिया हुआ है तो फिर दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, सॉरी दोनों की वैल्यू सेम है। जनरली म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस ज्यादा होता है, म्यू के कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा होता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पर रहती है तो तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होता है। ऐसा किसी कल जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या होता है कि स्टैटिक और काइनेटिक दोनों एक ही रहते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिकली जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसा ही होगा, पर किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन अलग दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन अलग दिया हुआ है, तो हम कैसे डील करेंगे ये डिस्कशन हम आज करना चाहते हैं।
देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक एक ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है कोई, ये हैवी ब्लॉक है, मास कैपिटल एम, कोई हैवी ब्लॉक है, तो तुम में से क्या करते हो, तुम इसको ना पुश करने की कोशिश करते हो, तुम में से एक जो है, एक बच्चा इसको पुश करने की कोशिश करता है, एंड दैट पुशिंग फोर्स इज नॉट इनफ टू ब्रिंग इट इन मोशन। तो क्या होता है कि तुम लोग एक और हेल्प के लिए बुलाते हो, दूसरा बच्चा भी आता है, वो भी हेल्प करता है, तो भी मोशन में नहीं आता, तो भी नहीं आता है। तुमने एक बच्चे को और बुलाया, थर्ड जब आया तो ये मोशन में आ गया, थर्ड जब आया तो मोशन में आ गया। ऐसा होगा, देखो प्रैक्टिकली तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो ना ऐसा, कि पहले से नहीं हुआ, दो आए तो भी नहीं हुआ, थर्ड जब आया तो तीनों ने मिलकर इसको ये मोशन में ले आया, इसको ले आए। मोशन में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स था, और फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा था कि दो बच्चों ने जो फोर्स लगाया था ना, उन दो बच्चों के जो अप्लाइड फोर्स था, अप्लाइंग फोर्स था, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स था, या उसके इक्वल हो गया था सेट, तो मोशन में नहीं आ पाया। तीसरा आया तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करते करते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाता है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो से स्टार्ट होता है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को टेंड कर जाता है, एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करना बंद कर देता है। जब तीसरा बच्चा आया तो तीनों ने मिलकर क्या किया, अप्लाइड फोर्स इतना ज्यादा कर दिया कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम जो लिमिट है फ्रिक्शन फोर्स की, उसको क्रॉस कर गए और वो मोशन में आ गया, बॉडी मोशन में आ गई। बॉडी अगर मोशन में आ गई तो उसके बाद जो तीसरा बच्चा था वो हट गया, अब दो रह गए, और फ्रिक्शन फोर्स तो मोशन में आने के बाद भी लगता है। अब उसको कंटिन्यू फर्दर उसको मूव कराने के लिए, उसको अब चलती रहे, बॉडी चलती रहेगी, वो दो बच्चे भी काफी हैं, दो बच्चे मूव करा सकते हैं, बस स्टार्टिंग में तीन चाहिए। एक बार तीन स्टार्ट करवा दो उसको, तो उसका दो भी उसको मोशन में रख सकते हैं, उसका फोर्स लगा के रखेंगे और वो मोशन में हमेशा चलती रहेगी। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि एक बार स्टार्ट करने के लिए, एक बार बस स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और मोशन में आने के बाद उसको कॉन्टिन्यूसली मोशन में रखने के लिए उसके ऊपर फोर्स उतना नहीं लगाना पड़ता जितना जितना उसको स्टार्ट करने के लिए लगाया गया। ये बात समझ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मोशन में जब था, जब मोशन में जब बॉडी आती है, मोशन में बॉडी के आने के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है बॉडी के मोशन में आने के बाद। और बॉडी के मोशन में आने से पहले जब उसको स्टार्ट करना था, उस टाइम जब मैक्सिमम लिमिट थी, बॉडी मोशन में नहीं आई थी, जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंचा था और हमने तीन बच्चों को बुलाया था कि तुम उसको पुश करो, उस टाइम दो से काम नहीं चल पा रहा था, दो बच्चे उसको मूव नहीं करा पा रहे थे। मोशन में आने के बाद करवा सकते हैं दो बच्चे, मोशन में आने से पहले उसको स्टार्ट करने के लिए तीन चाहिए होते हैं। इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट में थी तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा था, और मोशन में आने के बाद फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट है, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट है। देखो कल हमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स इफ बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है, मतलब जितना तुम फोर्स लगाओगे ना, जीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो या उसके इक्वल। तुमने अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन, तुमने 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन, हमारे जीरो से ज्यादा है, कम से कम जीरो, तुमने फोर्स ही नहीं लगाया तो जीरो। पर इसकी मैक्सिमम लिमिट भी होती है कुछ ना कुछ, मैक्सिमम लिमिट, इसको मोशन में लेके आते हैं, मोशन में लेके आने की कंडीशन होती है, उसको मोशन में लेके आने की कंडीशन होती है कि इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने कहा था कि बॉडी मोशन में आएगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन काम करेगा।
ये मैक्सिमम लिमिट है, ये लिमिट है इसकी म्यू एन, इससे ज्यादा नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स 0 से ज्यादा होता है, इससे कम होता है। और ये जो क्योंकि अभी बॉडी मोशन में आई नहीं है, ये लिमिट है इसकी, इससे ज्यादा फोर्स में लगाना पड़ेगा। मतलब ये लिमिट है फ्रिक्शन फोर्स की, इसको बोलते हैं, इसको ये जो है इसको बोलते हैं लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये म्यू वो म्यू नहीं है जो कल था, आज दो अलग अलग म्यू दे दिए। वही तो कहते हैं बॉडी रेस्ट में रहेगी तो म्यू अलग है और बॉडी मोशन में आएगी तो अलग है। मतलब ये वो म्यू है जो एक, जब मोशन में लेके आते हैं, जब स्टार्टिंग पॉइंट जब होता है बॉडी मोशन में आने वाली है, उस टाइम उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब मोशन में बॉडी आने वाली है, मतलब जस्ट उसने फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट को क्रॉस की है, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू एस एन होता है। और इसके बाद तुम फर्दर फोर्स लगाओगे ना तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, और बॉडी मोशन में आ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। व्हेन बॉडी इज इन मोशन तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एन के इक्वल होगा, दैट इज म्यू के। दिस म्यू के इज लेस देन म्यू एस। मोशन में आने के बाद कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाती है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यू एस सिर्फ एक पॉइंट पर काम करता है, ऐसा नहीं कि बड़ी रेस्ट पर है तो म्यू एस, ऐसा नहीं है। जब वो मोशन में आने वाला है ना, जिस टाइम एक टाइम पर ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, बस अब मोशन में आएगी बॉडी, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है दैट इज म्यू एस। और उससे पहले ये वैल्यू नहीं होती। उससे पहले उससे पहले फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब जब वो मोशन में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टेट का, कि अब रेस्ट है, और रेस्ट से अब नेक्स्ट मोमेंट पर ही मोशन में आने वाली है ऑब्जेक्ट या बॉडी, उस टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन होती है, म्यू एस ए। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये चीज समझ में आई क्या जो आज बताई? ये चीज समझ में आई? सर काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू के इनटू एन होता है। हाँ, पर पता है क्या होगा, मैंने कल इसलिए इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, कल तो मैं अलग से मैंने कंसेप्ट बनाने की कोशिश की कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में म्यू एस और म्यू के होता ही नहीं है, दोनों सेम रहते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो बस तुम्हें इतना करना है कि कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होगी। अब वो मोशन में कब आएगा, जब तुम्हारा तुम्हारा फोर्स जो है वो म्यू एस एन से ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद फिर देखने को मिले ना मिले। और उसके बाद जैसी बॉडी मोशन में आ जाएगी तो फिर म्यू के एन काम करने लग जाएगा। और जो पॉइंट ऑफ मोशन है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट होता है, जिस पॉइंट पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट होता है कि अब तो बस रेस्ट और मोशन में आएगी बॉडी, और उससे पहले द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, हम ऐसे लिख सकते हैं, एट द पॉइंट ऑफ, एक बार मैं ये और बताता हूँ, फिर देखना क्या डाउट रहता है वो तब पूछना मुझसे, फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये बात हो रही है मेरे पास में। एट द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइंट है या पार्ट है? पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तू बोल तो सकता है। मेरे मोबाइल से ज्यादा क्लियर दिखता है लैपटॉप। फिर वो चश्मा लगा ले। अरे इसमें ऐसे ही अजीब सा है। आर्यन शर्मा, आर्यन, बेटा थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा ना, तो पूरा वर्ल्ड जिस चीज से फाइट कर रहा है तो तुम्हें भी थोड़ी फाइट तो करनी पड़ेगी। कोरोना है, लॉकडाउन है, सारी प्रॉब्लम्स है, तो चीजें उस लेवल पर जाके स्मूथ नहीं हो सकती जो हम पहले जो हुआ करती थी। कोशिश कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ही फाइट कर रहा है इस चीज से, तो हम छोटी सी चीज से फाइट नहीं कर पा रहे। थोड़ा माइंड मेकअप करो, और एफर्ट्स और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए।
अभी पॉइंट है और पार्ट है, थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो फिजिकल क्लासरूम जो हमारा हुआ करता था वो सेम यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अल्टरनेट है ये, और अल्टरनेट हमेशा उससे खराब ही होता है। अल्टरनेट तभी तो अल्टरनेट है वो, अदरवाइज मेन चीज यही होती। अल्टरनेट का मतलब यही है कि वो जो प्रॉपर चीजें हुआ करती थी उसका अल्टरनेट हमेशा उससे उससे कम अच्छा ही होता है। चलिए, एट द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस है। ये म्यू एस सिर्फ एक पॉइंट पर काम करता है। जब जब स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, उस टाइम म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट तुम्हें ले रहा हूं। बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। उससे पहले तो यही रहेगा, जिस पॉइंट पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस पॉइंट पर म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले मतलब बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पर थी, तो तुमने फोर्स लगाया था, पता नहीं लगाया था उस टाइम, फ्रिक्शन लगाया था तो भी और नहीं लगाया था तो भी, नहीं लगाया तो जीरो अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है स्टेट की, मतलब बॉडी मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू के एन। तो फ्रिक्शन फोर्स ये होगा। बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, बॉडी इज एट रेस्ट। आप पूछो क्या पूछना है। सर पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा क्यों हो जाता है, मतलब अप्लाइड फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स? देखो ये लॉज है ना, इसमें मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता इन चीजों का। बहुत सारे, जैसे हम लोग तुम लोगों ने 9th में 10th में पढ़ा हुआ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, तो उसमें था Gm1m2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था K(q1q2/r²। ये चीजें जो है ये लॉज है। लॉज से हमारा मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये, ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल। अब जो तुम पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, तो हमें उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन चाहिए। एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाएं, देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आ गया लास्ट में दिस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट पर जो फोर्स है वो ज्यादा है। एक होता है कि हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, सॉरी ये मैथमेटिकल नहीं कर सकते, उसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उनको बोला जाता है लॉ। ये लॉज हैं, ये फ्रिक्शन के लॉज हैं कि ऐसा होता है। तो एक्सपेरिमेंटल क्या है, हमें लैब में जाना होता है, वहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वहां से ऑब्जर्वेशन आती है। ऐसे नहीं कि एक बार दो बार में, ये बहुत बार ऑब्जर्व, 10-10 20-20 हजार बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं, तब एक लॉ तैयार किया जाता है कि हाँ ये चीज इतनी इतनी आ रही है, इतना इसमें एरर आता है, ये इसमें करेक्शन करनी है। तो उस स्टडीज वहां से आती है, जहाँ जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ की बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। कोई प्रूफ थोड़ी ना है इस बात का। जब लाइक लिख दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ मींस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ओके सर। तो ये सब चीजें हम कर नहीं सकते मैथमेटिकल। ये अप्लाइड फोर्स है, मारा। ये फ्रिक्शन फोर्स है,
अप्लाइड फोर्स अगर 0 है, देखो कभी तो बॉडी मोशन में आ ही जाएगी, कभी तो बॉडी मोशन में आती है। तो बॉडी मोशन में कब आती है? व्हेन एफ अप्लाइड, बॉडी मोशन में दबा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट को तुम पहुंच जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट, और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट पर फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम होता है दैट इज म्यू एस एन। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज म्यू एस एन, उस टाइम बॉडी मोशन में आती है और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट है, रेस्ट है, मोशन में कन्वर्ट होती है स्टेट। और एफ अप्लाइड मान लेते हैं, एफ अप्लाइड यहाँ पर 0 वैल्यू है, तो कुछ टाइम पर चलने के बाद आगे चलते गए तो यहाँ पर पहुंच गए, दिस इज म्यू एस, ये मान लिया। तो एफ अप्लाइड की वैल्यू 0 से म्यू एस एन तक रहती है। तो ये पूरा रीजन जो है ये स्टैटिक रीजन, ये स्टैटिक है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद बॉडी क्या रहेगी? उसके बाद तो बॉडी, अगर तुमने अप्लाइड फोर्स म्यू एस एन से भी ज्यादा कर दिया तो ये काइनेटिक रीजन है। काइनेटिक रीजन। और एक बात हमें पता है कि काइनेटिक रीजन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स है। काइनेटिक रीजन मतलब मोशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स है, म्यू के एन। और स्टैटिक रीजन में जब बॉडी रेस्ट पर है तो स्टैटिक रीजन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स मतलब कुछ तो हो गई, इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मतलब नहीं लगाया तो, बट लेस देन द फ्रिक्शन फोर्स which is at a state of transformation, that is mu s n। तो 0 से mu s n तक अप्लाइड फोर्स रहेगा, बॉडी रेस्ट पर रहेगी, और जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ से जितना अप्लाइड, मतलब ये 0 तो अगर अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0, अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन, मतलब करस्पॉन्डिंग मार्क्स जो सारे एक ही लाइन के ऊपर मिलेंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है यहाँ पर। और ये जो पॉइंट आया है यहाँ जब तुम पहुंच गए म्यू एस एन, अब जो है बॉडी की स्टेट चेंज होने वाली है, और स्टेट चेंज होते ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, मोशन में आते ही फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, दैट इज म्यू के एन। फ्रिक्शन फोर्स मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू के काम करेगा, और म्यू के की वैल्यू म्यू एस से लेस होती है। तो जैसे ही अभी मोशन का रीजन, ये तो रेस्ट का रीजन है, ये मोशन का रीजन आएगा, जैसे मोशन के रीजन में तुम पहुंचते हो तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती है, नीचे आता है फ्रिक्शन, और उसके बाद फिर ये ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ये हमेशा सेम रहेगा, दिस वैल्यू इज फिक्स म्यू के एन। और ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गया, इससे ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स गया ही नहीं, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना? दिस इज म्यू एस एन। ये चीज समझ में आई क्या? सर ये म्यू एस एन के बाद डायरेक्ट म्यू के एन नहीं हो जाएगा, पहले कम होगा फिर होगा? डायरेक्ट ही तो हो रहा है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट मतलब मेरे को समझ आया क्या है। देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाता ना, इसको डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं है, ऐसे बनाता कि ये एक वैल्यू है, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा रहे तुम वैसे वैसे, और फिर मैं इसको ऐसे लेके जाता, फिर मैं ऐसे करता, तो फिर ये भी धीरे धीरे होता, इसको एकदम से स्टेप बिल्कुल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में नीचे लेके आ रहा हूँ पर नॉर्मल टू दिस एक्सिस, इसका मतलब डायरेक्ट म्यू के एन हो रहा है। तो अगर ये मैं ऐसे बनाता ना, ये इस तरह का ग्राफ जो होता है, ये होता है धीरे धीरे जाना, मतलब ये इंक्रीज करेगा तो वो भी करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो वो भी डिक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है। ये एकदम से जो चीज डिक्रीज करती है उसका ग्राफ यही आता है, एकदम से डिक्रीज करेगा, मोशन में आती एकदम से डायरेक्ट डिक्रीज करे, जिस वर्ड डायरेक्ट यूज किया है ना, वो डायरेक्ट का मतलब यही है कि एकदम से डिक्रीज करेगा,
इसको ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं हम। तुम क्या चाहते हो कि इसको यहाँ से मतलब डिसकंटिन्यूस कर दें? डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। डिसकंटिन्यूस करने मतलब फ्रिक्शन पता ही नहीं हमें कितना है। फ्रिक्शन तो पता है कि म्यू एस एन से एकदम से कम हो गया, एकदम से कम हुआ है ये। एकदम से नहीं होता, डायरेक्ट कम नहीं होता तो ग्राफ फिर कुछ ऐसे जाता ऐसे, और फिर इसको जाके मिलता, एकदम से ही कम होता है। तो और इसको बीच में से तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जो मुझे लगता है कि यहाँ से बीच में ग्राफ होना ही नहीं चाहिए। अगर ये ग्राफ नहीं होगा इसका मतलब हमें पता ही नहीं है कि बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो डिसकंटिन्यूस नहीं कर सकते ग्राफ। ओके सर। तो ये एकदम से ही कम होता है, एकदम से कम होने का मतलब ग्राफ ऐसे, अदरवाइज तो फिर ये ऐसे आता। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक दो। Force F is gradually increased from zero determine whether the block will first slide or lift up। देखिए एक बार स्टेट सिचुएशन देखो क्या है। ये ब्लॉक है of mass m, here m is 10 किलोग्राम। इसके ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है, फोर्स F at an angle, this theta is 37 डिग्री with horizontal। और यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज म्यू एस इज 0.05। और फोर्स इनिशियली जीरो है, द फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो। पता करना है कि पहले ये मूव करेगा राइट साइड में या फिर ये ऊपर ऊपर भी उठ सकता है। इसके दो कंपोनेंट है ना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये ऊपर भी जा सकता है। पहले ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाने के लिए इसके ऊपर डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है mc, और तुम इसको ऊपर लेके जाते हो, ऊपर लेके जाते हो उसको, तो तुम्हें mg के इक्वल या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब f का एक कंपोनेंट जो इधर आए वो mg से ग्रेटर हो। इसको मोशन में लेके आना हो तो इसको मोशन में लेके आना हो तो इसको मोशन में लेके आना हो तो हमें पता है कि बॉडी को मोशन में लेके आने के लिए, मतलब स्टेट चेंज करने के लिए, उसकी जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ पर, इस डायरेक्शन में मोशन हमें चाहिए, इस डायरेक्शन में मोशन ही है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगना चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन।
तो पहले ये ऊपर उठ जाएगा या पहले मूव करेगा, ये चेक करना है। हो सकता है मूव कर जाए। अगर एफ कॉस 37 का एफ कॉस 37 जो कंपोनेंट आएगा इसका राइट साइड, उसकी वैल्यू अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगी तो मूव कर जाएगा, तो फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज कर ही रहे हो। एफ साइन 37 अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, अगर उसकी वैल्यू एम जी से ज्यादा होगी पहले, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। देखते हैं पहले कौन ज्यादा होता है। एफ कॉस 37 इसको डोमिनेट करता है, फ्रिक्शन फोर्स को डोमिनेट कर जाएगा, या एफ साइन 37 एम जी को क्रॉस कर जाता है, कौन किसको पहले क्रॉस करता है। तो एक बार एफबीडी देख लेते हैं इसका। एम जी डाउनवर्ड सरफेस है, यहाँ पर सपोज ये सरफेस है जिसके ऊपर ये रखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ तो फोर्स आएगा ही, दैट इज नॉर्मल, तो वापस रिएक्शन मिलेगा एन। एक फोर्स इधर है, उस फोर्स के मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ सीधे, तो फोर्स इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आया एफ कोस 37 डिग्री, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स और आ गया, इसका एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, दैट इज एफ साइन 37 डिग्री। एम जी डाउनवर्ड एंड नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड, एफ कोस 37 राइट साइड में, एफ साइन 37 अपवर्ड डायरेक्शन। अभी एफ जीरो है, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ साइन 37 अगर एम जी से ज्यादा हो जाए तो ये ऊपर चला जाएगा। हो सकता है एफ साइन 37 को ज्यादा होने से पहले एफ कॉस 37 इतना हो गया कि उसने फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस कर लिया, तो ये मूव कर जाएगा। तो हमें चेक ये करना है कि कौन पहले इन वैल्यूज को क्रॉस करता है। एफ कॉस 37 फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस कर पाता है, या एफ साइन 37 एमजी को क्रॉस कर पाता है। तो चेक करते हैं एफ की किस वैल्यू के लिए ऐसा होता है कि ऊपर जाता है, और चेक करते हैं एफ की किस वैल्यू के लिए ऐसा होता है कि ये राइट साइड में मूव करता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा कब, एफ की वैल्यू चेक करें ऊपर कब जाता है, किस वैल्यू के लिए ऊपर जाता है ये। तो ये ऊपर जाएगा व्हेन ब्लॉक लिफ्ट्स अप। तो अगर इस ब्लॉक ऊपर गया तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, नो कांटेक्ट बिटवीन ब्लॉक एंड, अगर इसने ऊपर जाना ही स्टार्ट कर दिया तो कांटेक्ट खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू जीरो हो गई। नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब कांटेक्ट में हो, एन जीरो हो गया, फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा, हालांकि वो भी कांटेक्ट है, ये ऊपर जाने लग गया तो फ्रिक्शन भी जीरो, नॉर्मल भी जीरो। और कब होगा ऐसा, एफ साइन 37 इज ग्रेटर देन एम जी। फिर नॉर्मल तो जीरो हो गया, अपर डायरेक्शन में एफ साइन 37 डाउनवर्ड एम जी है, तुम चाहते हो ऊपर जाए तो ऑब्वियस है कि एफ साइन 37 मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। तो एफ कितना होना चाहिए, एम जी बाई साइन 37, एम 10 किलोग्राम है, जी भी 10 है, साइन 37 3/5, एफ मस्ट बी 500/3 ग्रेटर देन 500/3 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू ये होनी चाहिए, फोर्स की वैल्यू 500/3 न्यूटन से ज्यादा हुई तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। इसको राइट साइड में लेके जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि ऊपर नहीं जाता है, ये पहले मूव कर जाता है। तो किस फोर्स के लिए मूव करना स्टार्ट करता है देखते हैं। तो अगर ये मूव कर रहा है इसका मतलब ये दोनों कॉन्टेक्ट में रहेंगे, नॉर्मल जीरो नहीं होगा। ये मूव कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा, और मूव करने का मतलब ये भी कि हमारा ये जो एफ कॉस 37 है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो हो सकता है उसकी वैल्यू को क्रॉस कर जाए। व्हेन ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग हॉरिजॉन्टल,
तो देखो क्या होगा, ये ब्लॉक है, F cos 37 फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन F sin 37 mg। अब वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं है, कांटेक्ट में है बॉडी, नॉर्मल की वैल्यू 0 नहीं है, और वो अगर स्लाइड करता है लाइक, अगर वो स्लाइड करता है अलोंग हॉरिजॉन्टल तो F cos 37 should be greater than friction force। हम ये कहेंगे F cos 37 is greater than friction force, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F cos 37 is greater than mu n। म्यू भी कौन सा, म्यू एस एन। अभी मूव कर पाएगा ये, एन की वैल्यू, एन पता नहीं कितने, एन कैलकुलेट कर लो, बॉडी रेस्ट में है, वर्टिकल के अलोंग कोई मोशन नहीं है, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स सेम होने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स mg is equal to n plus f sin 37 degree। n is mg minus f sin 37, और ये n की वैल्यू यहाँ ले आओ, यहाँ f cos 37 is greater than mu mg minus f sin 37, n की वैल्यू यहाँ ले आए, f cos 37 is greater than mu mg mu s minus mu f mu s f sin 37। ये f हमें f चाहिए, तो f को इस साइड ले आते हैं, f cos 37 डिग्री प्लस mu s f sin 37 डिग्री is greater than mu s mg। f कॉमन ले लो, cos 37 plus mu s sin 37 is greater than mu s mg। f कितना आ गया, f is greater than mu mg by cos 37 plus mu s sin 37। वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू की वैल्यू शायद 0.5 है ना, म्यू इज 0.5, म्यू इज 0.5, 0.5, mass is 10 kilogram, z is 10, cos 37 4/5 plus mu s 0.5, sin 37 3/5, तो ऊपर हो गया 50, ये हो गया 0.3 and 0.8, इस 0.8 और ये 0.3 है नंबर, 0.8 plus 0.3 is 1.1, this f is greater than 500 by 11। तो फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 500 बाई 11 तब जब होगी, उस टाइम ये ब्लॉक मूव कर चुका होगा, और फोर्स की वैल्यू जब 500 बाई 3 होगी तो ये ऊपर जाएगा, तो पहले ये मूव करेगा राइट साइड में, पहले ऊपर जाएगा, एफ की वैल्यू लिफ्ट अप करने के लिए इसको 500 बाई 3 चाहिए फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू, दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 500 बाई 3 to lift up the block। To slide along horizontal, this applied force F must be greater than 500 by 11। तो पहले ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग मूव कर जाएगा या पहले ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्वेश्चन ये था। तो क्या आंसर मिला तुम लोगों को? स्लाइड करेगा पहले, स्लाइड करेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऑफ पुली से रिलेटेड है, क्वेश्चन वो कराते हैं।
कल की एक क्लास है कंप्लीटली, कल प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं ही कराऊंगा अपनी साइड से। तुम असाइनमेंट सोल्व करो उसको, आज कंप्लीट कर दो उसको, असाइनमेंट को आज उस असाइनमेंट को कंप्लीट करो जो तुम्हें पहले भेजा था मैंने। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में सब मार्क कर दूंगा। MA MB, देखो क्वेश्चन ये है, ये कोई ब्लॉक है A, थीटा 37 डिग्री, ये B, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, यहाँ पर म्यू इज 0.5। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया म्यू के है या म्यू एस है, तो दोनों सेम है, तो तक मेंशन ना करें तो दोनों सेम है। इफ, ये पिक्चर तो भी समझ में आ गई पूरी, है ना। मास इसके दिए हुए हैं, मास है MA एंड MB, ये मासेस है इसका, MA MB। म्यू 0.5 दे ही दिया। क्वेश्चन ये है कि इफ द ब्लॉक A इज जस्ट टू स्लिप, इफ block A is just to slip, find the ratio of masses, find the ratio of masses। सर स्लिप का मतलब क्या होगा? स्लिप मतलब इधर जाएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा ना, ये इधर जाएगा, मतलब जस्ट मूव किया है इसने, मूव करने की वर्ष हुई ऊपर है, मूव करता है बस। मतलब ये टेंशन जो आएगी इसमें, टेंशन, वो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, और जो टेंशन कंपोनेंट इधर आएगा वो इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स उसको क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब कितना है, रेशियो ऑफ द मासेस। MA और MB का रेशियो क्या है? अगर ये MA की वैल्यू, MB की वैल्यू इतनी है कि ये सिर्फ मूव करता है, मतलब जो टेंशन का कंपोनेंट है वो टेंशन का कंपोनेंट इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गया, अब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, वो कंडीशन आ गई है। कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ वो इसके इक्वल हुआ है, और जस्ट टू स्लिप मतलब इक्वल हुआ है, अब वो स्लिप करने वाला है, इज अबाउट टू स्लिप, जस्ट टू स्लिप। तो ऐसे वर्ड जब लिखे रहे तो इसका मतलब है कि दोनों ने आपस में इसको बैलेंस कर लिया। इसका FBD बनाते हैं, इसका तो सिंपल FBD बनेगा, है ना। पहले MB का बना दे क्या, पहले B का बना देते हैं, ये B है, डाउनवर्ड MBZ अपवर्ड T। और जब ये स्लिप करने वाला है, इसका मतलब ये मूव तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी एक्सेलरेट करते करते, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें ये भी स्लिप करने वाला है, ये भी स्लिप करने वाला है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0, नो एक्सेलरेशन। स्लोली मूविंग, स्लोली स्लिड, अबाउट टू स्लिप, जस्ट टू स्लिप, ये सारे वर्ड्स का मतलब है नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है। अगर ये मूव नहीं करेगा तो ऑब्वियस है ये भी मूव नहीं कर रहा होगा। हाँ, बस अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन में लोग पहुंचे हैं, तो इसका एफबीडी अगर हम देखें,
डाउनवर्ड एक वेट लगेगा MAG, ए और ए सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन इधर है, टेंशन इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, मासलेस फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है ये, टेंशन सेम रहेगी। तो टेंशन इधर है, ये टेंशन है, तो मैं टेंशन की कंपोनेंट बना रहा हूँ सीधे, टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट विल बी टी cos 37, ये नॉर्मल हो गया, दिस इज टी sin 37। एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। और अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन, इसका मतलब ये अपनी स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पहुंच चुका है, और स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच चुके हैं तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, दैट इज म्यू एस एन। जब म्यू तुम्हें मेंशन नहीं किया है कि कौन सा है, तो म्यू एस और म्यू के दोनों सेम रहते हैं। और स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्या होगा, टी cos 37 इज म्यू एन। तो फर्स्ट तो यही लिखता हूं मैं, टी cos 37 इज इक्वल टू म्यू एन। वर्टिकल में लिखेंगे टी sin 37 प्लस एन इज इक्वल टू एम एज। टी sin 37 प्लस एन इज इक्वल टू एम ए जी। एन की वैल्यू यहां से ले आओ, एन एन कितना होगा यहाँ से, दिस implies that n is equal to t cos 37 by mu। n की वैल्यू इस mu is 0.5 पुट कर देंगे, तो t sin 37 प्लस n, n कितना है, n ये है, t cos 37 by mu is equal to mag। t भी नहीं है, t की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, देखो b ब्लॉक से, जो b ब्लॉक है हमें पता है कि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, F इक्वल्स टू m में। तो जितना डाउनवर्ड फोर्स होते हैं अपवर्ड फोर्स है, तो यहाँ से लिखते हैं T इज इक्वल टू MBG, और T भी पुट कर दो, MBG sin 37 प्लस MBG cos 37 MAG। जी सब में कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। sin 37 कितना होता है, sin 37 3/5, cos 37 4/5। जी सारे कैंसिल, जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारे जी कैंसिल हो गए। MB sin 37 3/5 प्लस MB cos 37 4/5, और ये म्यू म्यू इज 0.5 1/2, तो 1/2 2 ऊपर लिख दिया, दिस इज म्यू 1/2 इज MB। MB कॉमन ले लो, MB 3/5 यहाँ बच गया, प्लस MB तो कॉमन आ गया, तो 2 into 4/5 इज 8/5, 8/5 मतलब 3/5 एंड 8/5 इज 11/5 MA। और यहाँ से आता है MA/MB चीज ना, वो क्या चाहिए था, रेशियो ऑफ मासेस, तो MA/MB MB/MB जो भी, तो ये हो गया MB टाइम्स 11/5 टाइम्स ऑफ MB इज MA, तो रेशियो आ गया ये, MA/MB इज 11/5, MB/MA अगर पूछा तो 5/11। समझ में आया क्या? यस सर। तो जो डायनामिक्स हमने पहले की थी, एक एडिशनल फोर्स आता है, बस एक एडिशनल फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको और तुम्हें मतलब साथ लेके चलना है, ऐसे बहुत ज्यादा नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 अलग केस दिए हुए हैं,
determine the magnitude of friction force. And acceleration of the block in the following cases, है ना? तो फर्स्ट केस है हमारा ये, न्यूटन का फोर्स लगाया, म्यू एस 0.3, म्यू के 0.4 और बॉडी का मास जो है m 5 किलोग्राम। तो बताना है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, अभी मूव करने की कोशिश करेगा अगेंस्ट दिस वॉल, ये वॉल है, वर्टिकल वॉल है ये, इस तरह से। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये देता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कितना 50, mg इसको नीचे लेके जाएगा और तुमने एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, उसको नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगा कितना, नॉर्मल डायरेक्शन कितना आएगा यहाँ पर, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एस एन, म्यू एस कितना 0.3, नॉर्मल डायरेक्शन कितना आएगा यहाँ पर, कल आया था ना ये क्वेश्चन कि नॉर्मल डायरेक्शन कैसे देखेंगे, आज सेपरेट कर लिया मैंने इसको। ये 100 न्यूटन मास एम, इसने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा एन, उसने वापस लगाया होगा एन, डाउनवर्ड एक mg लग ही रहा है, बाय अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स कितना। तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई मोशन नहीं होगा इसका, हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 100 न्यूटन, n इज 100। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो आ सकती है दैट इज म्यू एस इज 0.3 एंड म्यू के इज 0.3, अभी उल्टा लिखा हुआ है, म्यू के इज 0.3, दिस इज म्यू के एंड दिस वन इज म्यू एस इज 0.4, म्यू एस इज 0.4 एंड n इज 100, इसका तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज 40 न्यूटन, जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आएगा दैट विल बी 40 न्यूटन। इसको नीचे कौन लेके जा रहा है, इसको नीचे कौन लेके जाएगा, इसको ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो कैसे जाएगा, mg की वजह से, एंड वैल्यू ऑफ दिस mg 5 into z 10 50 न्यूटन, ड्राइविंग फोर्स 50 न्यूटन है जो लेके जाने वाला फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज 40 न्यूटन। बॉडी मोशन में आएगी कि नहीं आएगी, सो मोशन में आएगी, बॉडी मोशन में आएगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, हम लिखते हैं ड्राइविंग फोर्स मतलब mg इज ग्रेटर देन म्यू एस एन, है ना। बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इज इन मोशन, और अगर बॉडी मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू के एन, बॉडी मोशन में है तो म्यू के, मतलब वो इस बैरियर को क्रॉस करता है उसके बाद म्यू के एन हो जाता है। एक्सेलरेशन कितना होगा, वर्टिकल में नीचे एक फोर्स mg है, अपर डायरेक्शन में म्यू के एन, एक्सेलरेशन कितना होगा हम लिखेंगे डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, mg माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इक्वल्स टू m, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, mg इज 50 minus mu k is 0.3, n is 100, m is 5 into a, so 50 minus 30 20 by 5 is 4 meter per second,
फिर से वही केस है, फिर से वही केस है। This force is 500 Newton. This time force is 500 Newton. तो फिर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि नॉर्मल रेशन विल बी 500, है ना। एफबीडी बना देते हैं, छोटा सा एफबीडी बनेगा। डाउनवर्ड mg, फ्रिक्शन फोर्स पता नहीं है, पता लगेगा कितना होगा कि मोशन में है कि रेस्ट में। म्यू एस म्यू के सेम है भाई, म्यू एस इज 0.4, म्यू के इज 0.3। इधर से एक फोर्स हमारा लगता है 500 न्यूटन का, इधर से एक नॉर्मल रेशन आता है जो कि सरफेस से आता है, इस सरफेस से। तो एन की वैल्यू तो 500 होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जो स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें चेक करनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, that is mu s n, and this mu s is 0.4, n is 500, इसका मतलब कितना हो गया ये 200। ड्राइविंग फोर्स is mg, that is 50 newton, is less than mu s n। ड्राइविंग फोर्स तो कम रह गया, ड्राइविंग फोर्स 50 न्यूटन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन है। बॉडी मोशन में आएगी कि रेस्ट में रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट पर रहेगी। बॉडी इज एट रेस्ट, और बॉडी अगर रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन तो पता लगेगी हम लोगों को, जीरो। यही पूछा गया था एक्सेलरेशन बताओ, हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। दूसरी चीज मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है। बॉडी रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, नॉट इज इक्वल टू म्यू ए एन। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। फिर बॉडी रेस्ट पर है तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल, ड्राइविंग फोर्स के इक्वल। एक मैक्सिमम वैल्यू आती है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट के ऊपर, चेक कर लें ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट के ऊपर म्यू एस एन होता है बॉडी मोशन में, तो म्यू के एन होती है। अदरवाइज रेस्ट पर बॉडी अगर है तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल, दैट इज 50 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। कल की क्लास यही रहेगी, प्रैक्टिस ही कराएंगे इसके ऊपर। तुम लोग, तुम्हारे क्वेश्चन थोड़े सिंपल होंगे, तुम देखना जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये काफी ठीक रहते हैं, उनके कंपैरिजन वो सिंपल मिलेंगे, तो ट्राई करो तुम। और कल तब जो कल समझ में आएगा वो बेटर होगा, अगर तुम ट्राई करके आओगे तो अच्छा समझ में आता है। तो कल मैं तुम्हारे डाउट नहीं लूंगा, फिर कल तुम्हें री अटेम्प्ट करना है, जो तुम्हें आज डाउट आएंगे ना उनको दोबारा करना कल की क्लास के बाद। तो मैक्सिमम डाउट्स हो जाएंगे, कुछ ही डाउट बचेंगे। परसों मैं सेकंड असाइनमेंट शेयर करूंगा, तो आज और कल में तुम अपना जो प्रीवियस असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्लास ओवर करते हैं कल सेम टाइम।